नमस्कार मित्रों, मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई एकांकी के साथ। मित्रों, 202 में मैं एकांकी पर चर्चा कर रहा हूँ। आगे मैंने 2 एकांकियों पर बहुत विस्तृत रूप में चर्चा की है। पहली थी रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी की, दूसरी एकांकी थी पश्चाताप जिसके एकांकीकार थे हरिकृष्ण प्रेमी। मित्रों, खुशी इस बात की है कि आज मैं और एक एकांकी के साथ आपको चर्चा में सम्मिलित कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने आगे के जो वीडियोस हमारे हैं उसको बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा और आपको पढ़ाई का भाग भी समझ में आया होगा। मित्रों, हमारी कॉलेज का उपक्रम है कि हम ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करें और उसी के सिलसिले में आज मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ। आप मुझे जानते ही हैं, फिर भी परिचय देना बहुत ही आवश्यक जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो मात्र आपके पास रहे ऐसा नहीं है। ये वीडियो कहीं पर भी जा सकता है, पूरे वर्ल्ड में भी घूम सकता है। तो चेहरे से तो कोई किसी को पहचान नहीं सकता, इसलिए हमें हर वीडियो में हमारी पहचान देनी पड़ती है। मैं हूं डॉक्टर एम.वी. गोहिल, आपका वही प्रोफेसर जिसे आप मनीष सर से पहचानते हो कॉलेज में। हिंदी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं और अपनी कॉलेज का नाम है श्रीमती आदिशा आर्ट एंड श्रीमती विदिशा कॉमर्स कॉलेज धोलका। तो ये आपका मेरा परिचय और आप मुझे अच्छी तरह से फोटोज में भी देख रहे हैं और साइड में मैं जो आपको वीडियोस में दिखाई दे रहा हूँ वहाँ पर भी देख रहे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। ठीक है मित्रों, आप स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए एक तंदुरुस्त भरी चर्चा के लिए आज मैं आपको एक नई एकांकी में सम्मिलित करता हूँ। उससे पहले हम परिचय प्राप्त करते हैं कि आज जो एकांकी आप पढ़ने वाले हैं उसके एकांकीकार है उपेंद्र नाथ अश्क और इनकी एक एकांकी आपके कोर्स में है, वो है तौलीय एकांकी। मित्रों, उपेंद्र नाथ अश्क कौन है, उनका परिचय, उनका व्यक्तित्व, उसको मैं विस्तृत रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ये खुशी का विषय है कि मैंने जो डॉक्टरेट की पदवी यानी कि डिग्री पीएचडी की प्राप्त की थी, वो शोध कार्य मैंने उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों पर किया था। मित्रों, इसीलिए मैं इनके बारे में आपको विस्तृत बता भी सकता हूँ और सूक्ष्म बात पर भी आपको इसमें मैं सम्मिलित कर सकता हूँ। आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा इस पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए भूतकाल में, जैसे अहमदाबाद दूरदर्शन केंद्र ने विशेष रूप से इस विषय को लेकर मेरा इंटरव्यू भी लिया है और प्रसारित भी किया था। थोड़े समय के बाद मैं आपको वो इंटरव्यूज की लिंक भी भेजने वाला हूँ। आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई में बहुत काम आएगा। कारण है क्योंकि अश्क जी का परिचय उसमें मैंने उपन्यास परंपरा में प्रेमचंद जी के साथ अश्क जी का जो स्थान है उसकी बात की है। तो आपके नॉलेज के लिए वो बहुत ही अति उपयोगी रहने वाला है। तो आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर अश्क जी के परिचय को प्राप्त करवा रहा हूँ, क्योंकि हम उनकी एकांकी जो कोर्स में है हमारे तौलीय, उस पर हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो अश्क जी का परिचय आपके सामने प्रस्तुत है। अश्क का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ। जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियां करने लगे थे। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में ही जाने गए। 19 जनवरी
1996 को अश्क जी की चिर निद्रा में लीन हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हुई। उनको 1972 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मित्रों, ये आप खास ध्यान रखना इनके समय को, इनको दिए गए पुरस्कारों को, क्योंकि आपको MCQ यानी एक एक वाक्य के जो प्रश्न होते हैं उसमें जरूर से पूछते, तो आप ये खास ध्यान रखना। जैसे साहित्य के किसी एक विधा से वे बंद कर नहीं रहे, उसी तरह किसी विधा में एक ही रंग की रचनाएं भी उन्होंने नहीं की। समाजवादी परंपरा का जो रूप अश्क के उपन्यासों में दृश्यमान होता है, वह उन चरित्रों के द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें उन्होंने अपनी अनुभव दृष्टि और अद्भुत वर्णन शैली द्वारा प्रस्तुत किया है। मित्रों, ये बात मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके चरित्र, उनके उपन्यासों में या कहानी या नाटक या एकांकियों में आने वाले परिवेश वो इतने जीवंत हो जाते हैं कि हम खुद उनके बीच में जैसे बैठे हो ऐसा हमें एहसास होता है। अश्क के व्यक्ति चिंतन के पक्ष को देखकर यही सूर्य निकलता है कि उन्होंने अपने चरित्रों को शिल्पी की बारीक दृष्टि से तराशा है, जिसकी एक एक रेखाओं से उसकी संघर्षशीलता दृष्टिगोचर होती है। अश्क जी ने जो प्रकाशित रचनाएं की उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क ने साहित्य की प्राय सभी विधाओं में लिखा है, लेकिन उनकी मुख्य पहचान एक कलाकार के रूप में ही है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि क्षेत्रों में वे खूब सक्रिय रहे। मित्रों, ये बात है कि अश्क जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे। मात्र कोई एक विधा में उनकी बात नहीं है, उन्होंने बहुत सारी विधाओं में अपनी लेखनी को चलाया। जैसे उपन्यास की बात करें तो गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, एक रात का नरक, एक नन्ही किंदिल, सितारों के खेल, बांधो न नाव इस ठाव, पत्थर अलपत्थर, निमिषा, पलटती धारा आदि। कहानी संग्रह इनके 70 श्रेष्ठ कहानियां, विदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा और आड़। नाटक इनके है लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर और अंजो दीदी। एकांकी संग्रह इनके है अंधी गली, मुखड़ा, बदल गया, चरवाहे। मुखड़ा बदल गया, माफ करना। और काव्य में इन्होंने लिखा है एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप चलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया, रिच पर। और संस्मरण में मंटो मेरा दुश्मन जो बहुत प्रचलित हुआ है, फिल्मी जीवन की झलकियां। और आलोचना में उन्होंने अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी और एक अंतरंग परिचय, इस तरह से इनका ये कृतित्व है। मित्रों, देखिए आप, इन्होंने उपन्यास से लेकर आलोचना तक हर विधा में लिखा है और इनके उपन्यासों पर तो मैं विशेष बात भी कर सकता हूँ। आइए आगे हम आगे के वीडियोस में उनकी और बातों के साथ साथ तोले एकांकी की बात को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं अभी जो बात कर रहा था आपको कि उनकी प्रकाशित रचनाएं ये है, और इससे भी ज़्यादा जो मुझे अभी प्राप्त ना हुई हो ऐसा भी हो सकता है, पर मेरे पास जो बातें हैं और उनकी रचनाओं को लेकर है तो ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। मुझे आप पहचानते हैं, मैं डॉक्टर मनीष गोहिल तुलका कॉलेज में हूँ प्रोफेसर के रूप में, और मैंने अश्क पर जो काम किया था उसकी थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मित्रों, कि मैंने उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यास कथ्य एवं शिल्प शीर्षक से गुजरात यूनिवर्सिटी से 2003 में PhD की डिग्री प्राप्त की। अतः अश्क जी के बारे में मैं अधिकृत जानकारी को प्राप्त कर सका हूँ। शोध ग्रंथ की पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है मित्रों, और अभी तक इस पुस्तक के 2 संस्करण ऑलरेडी प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और बुजुर्गों और मेरे जो प्यारे हैं उन लोगों के शुभांशासन और आशीर्वाद से ये कार्य हुआ है।
मैंने जो कार्य किया है उसकी मैं बात आपको किताब के माध्यम से भी बता रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये काम किया है और मेरी किताब भी प्रकाशित हुई है अष्ट को लेकर। और आप मुझे सामने मैंने खुद ये रखी है, आप देखिए ये रही मेरी किताब, सेम जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है वही ये किताब है। तो ये किताब मैंने मेरे पास है, इसलिए आपको भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मित्रों मुझे लग रहा है कि जो आप अगर साहित्य में भी कोई कार्य करते हैं तो वो भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि आप शांत होकर भी कितना काम करते हैं। और आप फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर प्रकाशित कई बातों को नहीं करता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं बहुत कुछ ऐसे कार्य करता ही रहता हूँ जो आपको मिलता रहता है। और इसीलिए आज मुझे विथ प्रूफ आपको ये दिखाना था कि मेरी किताब जो प्रकाशित हुई उसका एक सिंबलिक फोटोज आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है, मेरा नाम भी आप उसमें देख सकते हैं। तो ये किताब 2 बार प्रकाशित हो चुकी है और कई जगह ये संदर्भ पुस्तक के रूप में भी प्राप्त है कुछ यूनिवर्सिटी में। और उसी के आधार पर मैं आपको तोड़े एकांकी के बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, शीर्षक से ही पता चलता है कि तोलिए यानी क्या, जिसे हम टुवाल कहते हैं, टोवेल भी बोलते हैं कई, उसे हिंदी में तोलिए कहते हैं। और गुजराती में भी रुमाल शब्द का उपयोग बहुत बार होता है। और उसी शीर्षक के आधार पर उपेंद्रनाथ अष्ट जी ने एक बहुत ही खूबसूरत, समझने लायक एकांकी की रचना की। सबसे पहले मैं आप लोगों को पात्र इसमें जो है उसका परिचय करवा देता हूँ। मुख्य रूप में पात्र जो है वो मात्र 2 ही है। एक है वसंत, एक फर्म का मैनेजर है, और उसकी पत्नी के रूप में है मधु। बाकी जो पात्र है जैसे मंगला घर की नौकरानी है, सुरो मधु की सहेली है, और चिंती मधु की सहेली है। 2 पात्र जो है सुरो और चिंती वो थोड़े समय के लिए ही एकांकी में हमें दिखाई देते, बाद में चले जाते हैं। पूरी एकांकी वसंत और मधु के मध्य चल रही है। तो आइए मैं इसकी कथा के सारांश को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तोलिए एकांकी दिल्ली स्थान में अभिनीत हो रही है। आप जानते हैं मित्रों कि एकांकी लिखते तो सबसे पहले वो स्थान का परिचय देता है, क्योंकि यह मंच पर जाता है। तो मंच कैसा होना चाहिए वो निर्देशन भी लेखक यानी कि एकांकीकार करता है। तो यहाँ पर भी अष्ट जी ने शुरुआत में काफी लंबे वर्णन के साथ ब्रैकेट में कि स्टेज पर जब पर्दा खुलता है तो किस तरह का जो स्टेज बनाया गया है वो सब हमें दिखाया है। तो हम देखते हैं कि एक घर की बात है, ड्राइंग रूम दिखाई देता है। ड्राइंग रूम में 2 पात्रों की बात से शुरू होती है कहानी। वसंत और मधु स्वभाव में बिल्कुल विपरीत है, दोनों पति पत्नी। कारण है, मधु एक ऐसे परिवार की लड़की है जो मध्य वर्गीय पर उच्च मध्य वर्गीय में सांप्रत परिवार की है। तो उसके घर पे बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर उसने जो सीखा था, समझा था, और वही बात उसके जहन में जो फिट हो गए थे, उसका ही यहाँ पर वर्णन हम लेखक की शैली के माध्यम से देखते हैं। जबकि वसंत एक ऐसा पात्र है जो आम मध्यवर्गीय परिवार का एक युवक होता है, जो मूल रूप से ऐसे परिवार में रहते हैं जो संयुक्त परिवार के, एक घर में 10-10, 12-15 लोग रहते हो, और उस परिवार में कोई स्वच्छता की बात ज्यादातर ना हो, क्योंकि भारतीय परिवेश हम जानते हैं कि स्वच्छता को लेकर हमारे यहाँ बहुत लोग उदासीन दिखाई देते थे। अभी फिलहाल जो कोरोना महासंक्रमण की स्थिति आई है, तो अब हमें स्वच्छता की बात समझ में आ रही है। हम बार बार अपने हाथों को धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। हम जाते कहीं पर भी तो तुरंत घर आकर हम स्नान करते हैं या हाथ पैर धोते हैं। तो ये क्या है? स्वच्छता का एक भाग है।
बिल्कुल अच्छी बात है, स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता होगी तो स्वस्थ स्वास्थ्य भी बहुत तंदुरुस्त रहेगा। और वही बात को लेकर लेखक यहाँ बताना चाहते हैं, लेकिन जब एक सीमा के बाद वो स्थिति बहुत हाई हो जाती है, अपर हो जाती है, तब जाकर हम उस बात को लेकर उस स्थिति में त्रासदायकता का अनुभव करते हैं। वसंत के लिए भी ये बात आई है। पत्नी बहुत स्वच्छता के आग्रही है और वसंत बिल्कुल विपरीत है। वो अगर बाथरूम में जाता है, ब्रश करके वापस आता है, और जैसे ही बाहर आता है पत्नी दूर से देख रही है, वसंत ऐसे ही वहां को एक तौलिया रखा गया है उसको उठाकर अपना मुंह पोंछता है। पत्नी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और तुरंत वो टोकती है कि तुम्हारा तौलिया रखा है तो तुम वो यूज किए हुए तौलिए का उपयोग क्यों करते हो। वसंत बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में हंसते हुए कहता है कि आदत से मजबूर, क्या हो गया अगर वो तौलिया मैंने अपने मुंह के पोंछने के लिए लिया, मुझे याद नहीं रहा कि मेरा तौलिया अलग से रखा गया है। और उस तरह से हम इस छोटे से प्रसंग जो शुरुआत का है वहां से प्राप्त करते हैं कि दो पात्रों के बीच की मानसिकता कैसे। मित्रों, वसंत बिल्कुल अलहड़ है, बिल्कुल नॉर्मल है और बिंदास है, उसे ऐसी कोई भी चीजों की चिंता बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल जो पहले रहता था शादी के बाद भी वैसा ही रहता है। जबकि मधु जिस घर में से आई है वहां पर ये स्थितियां उसने देखी है, स्वच्छता की अति आग्रही है और हर एक व्यक्ति की चीज अलग होती है। स्नान करने का जो टॉवेल है तौलिया वो अलग होता है, मुंह पोंछने का जो तौलिया यानी कि जिसे हम नेपकिन कहते हैं वो भी अलग होता है, और जो हाथ रुमाल होता है वो हर जगह अलग अलग चीज आती है। पर हम मानते हैं कि कई जगह हमने देखा है भारतीय परिवेश में, कई घरों में, परिवारों में, कि सबके लिए तौलिया, फिर वो हाथ रुमाल हो या नेपकिन हो या स्नान करने के लिए जो तौलिया होता है वो एक ही होता है। और यहाँ पर हम लोगों को ये बात आगे कथा में दिखाई देती है कि इस को लेकर पति पत्नी में कितना तनाव रहता है, उनके दाम्पत्य जीवन पर भी इसकी कैसी असर हो रही है और दोनों किस तरह से तनाव पूर्ण जिंदगी जीते, उस पर लेखक हमारा दृष्टि फोकस डालने का काम करते हैं। और वही इस एकांकी का मुख्य भाग है। मुख्य भाग के लिए है मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ, क्योंकि एक भाग में ये पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ और मुख्य भाग को हम सुनते आए। नमस्कार मित्रों, अभी जो मैं बात कर रहा था तो एकांकी की कथा सार को लेकर, तो आगे की कथा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही बात कि बसंत का जो स्वभाव है, मैंने कहा ना अलहड़ मस्ती वाला व्यक्ति है और मधु अति स्वच्छता रखने वाली पत्नी है। दोनों पात्रों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। एक प्रकार से मधु मानसिक रोगी की तरह वर्तन करने लगती दिखाई देती है। मित्रों, मैंने अभी कहा कि मधु की स्वच्छता बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वच्छता आग्रही हो जाना और अतिशय बात करना किसी को पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वसंत तो एक ऐसे माहौल में जीकर बड़ा हुआ है जहां पर ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि सबके व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग चीजें हो। वो तो यही मानता था कि एक अगर तौलिया है तो वो कहता है कि हमारे घर में तो हम 10 लोग उसका उपयोग करते थे, आज तक हमें कुछ नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए वह कहता है कि एरिस्टोक्रेटिक जो जीवन शैली उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। मित्रों, ये लेखक ने खुद इस शब्द का उपयोग किया है, एरिस्टोक्रेटिक। तो ये चीजें क्या है कि लेखक ये दिखाना चाहते हैं, अश्व जी की ये बात है कि पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर जो आ गई है एक रूप में बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसका अतिरेक करने जाते हैं तो आप मानसिक रोगी के परिभाषा में आ जाते हैं। और मधु और बसंत के बीच में बार बार जो झगड़े होते हैं, दोनों के बीच में जो कठोरता छा जाती है, उसके पीछे का कारण मधु का स्वभाव है।
मधु हर चीज में उसे टोकती रहती है। और वसंत बहुत समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फिर भी एक सीमा के बाद उसको भी क्रोध तो आता ही है। बार बार मधु से उसका ये बोलना और मधु का टोकना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर भी वह कई बार खुद अपनी गलती का स्वीकार भी करता है। तो ये बड़ी बात है कि वसंत अपनी गलती को मान भी लेता है कि हाँ, मुझसे ऐसी गलती हो जाती है। वो करना नहीं चाहता है गलती, पर गलती हो जाती है मित्रों। क्योंकि स्वभावगत कई बातें होती है व्यक्ति की कि वो ऐसी परिस्थिति में बचपन से बड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे उसमें वो एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड एक अलग चीज है मित्रों। और यहाँ पर वो बात मैं उस भाव में बता रहा हूँ कि वसंत उस बंधनों में बंधना नहीं चाहता था जो मधु थोप रही है, और इसीलिए दोनों के बीच में कटुता छाती थी। अक्षय जी दिखाना चाहते कि इनका दाम्पत्य जीवन अच्छी जगह चल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे फर्म में मैनेजर के रूप में है वसंत, उसका रुतबा भी है। पर पत्नी के इस स्वभाव की वजह से वह बार बार परेशानियों का सामना करता है। हम एकांकी में आगे देखते हैं कि कई जगह पर वसंत खुद मधु के मामा जी की बात भी रखता है कि मामा जी के साथ भी मैं गया तो किस तरह से उन्होंने खुद के अलग शेविंग किट की बात की थी, जिसको देखकर वसंत को थोड़ा हंसना भी आ गया था। उन्होंने उसको जो उस्तरा दिया था शेविंग करने के लिए, उस पर भी स्टेरॉइड करके दिया था। ये सारी बातें उनके यानी कि मधु के परिवार के लोगों की मानसिकता को दिखाती। हम आगे देखते हैं कि दोनों के बीच में बहुत सारे संवाद ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वो बार बार ये जताना चाहते हैं, और वसंत भी अपनी बात रखने की भरसक कोशिश करता है। जब संवाद योजना की मैं बात करूंगा तब आपके सामने मैं किताब में से ही कुछ संवादों को पठन करके बताऊंगा। फिलहाल मेरा ध्यान मात्र कथा वस्तु के ऊपर है। तो हम देखते हैं आगे कहानी एकांकी की कि उसमें हम देखते हैं कि दोनों के बीच में इतना झगड़ा होता है कि वो चाहते हैं कि थोड़े समय के लिए अलग हो जाए। मधु खुद कहती है कि मैं तो तंग आ गई वसंत तुमसे, और इसीलिए वह कहती है कि मैं थोड़े दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। वसंत भी कहता है ठीक है तुम मायके चले जाओ, कोई बात नहीं। और वो भी कहता है कि थोड़े दिन अगर हम अलग रहते हैं तो कुछ स्वभाव में और परिवेश में भी परिवर्तन आएगा। उतने में फोन की घंटी बजती है। वसंत फोन को उठाता है तो पता चलता है उसकी कंपनी की ओर से उसको तुरंत ही बनारस जाने का ऑर्डर हुआ था। यहाँ पर मधु अपनी नौकरानी के साथ जो सामान रखने की बात करे तब वसंत कहता है कि भाई पहले मेरी बैग तैयार कर दो, क्योंकि अब ऑर्डर हुआ है कंपनी से, मुझे तुरंत ही बनारस जाना है, तुम बाद में जहाँ जाना हो जाओ। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर एक भाग पूरा होता है कहानी का, और मधु भी अपने मायके के लिए निकलती है। जैसे ही दूसरे भाग के लिए पर्दा खुलता है तो हम देखते हैं कि मधु वापस अपने घर आई है, सामान भी साथ में है, नौकरानी भी है, और आती है घर में तो वह बिना हाथ पैर धोए सीधी बैठ जाती है सोफे पर। तो इससे लेखक दिखाना चाहते हैं कि मधु में कुछ परिवर्तन आया है उस बात को लेकर जो स्वच्छता की अति आग्रही थी। और धीरे धीरे हम एकांकी में आगे देखते हैं तो वो बात हमें दिखाई देती है कि आगे के प्रसंग में उसकी दो सहेलियां जो अभी मैंने बताया वो दोनों यहाँ पर आती है, और वो मिलने आई है मधु को, क्योंकि मधु की वो पुरानी सहेलियां है तो उन लोगों को मधु के स्वभाव की बात भी पता है कि मधु किस तरह के स्वभाव रखती है। पर मधु के इस बदले हुए रूप को देखकर सूरो और चिंती दोनों आश्चर्य में पड़ते, करे मधु तुम वही मधु हो जो हम लोग थोड़ा इधर उधर बैठे तो तुम हमें डांट देती थी पूरी तरह से, और तुम वही आज इतनी बदल गई हो। हम तेरे घर में आए, तूने हमें चाय कॉफी दी तो तूने यहाँ पर एक खुद एक बेड लगवा दिया है। तू तो इतनी अति आग्रही है कि चाय
डाइनिंग टेबल पर ही पीनी चाहिए, पानी भी वहाँ पीना चाहिए, सोफे पर अच्छी तरह से बैठना चाहिए, पैर को नीचे रखकर, नहीं कि पालथी लगाकर। कितने सारे तेरे नियम थे। तब जाकर मधु कहती है कि छोड़ो वो सारी बातें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस स्वभाव के कारण मेरे और वसंत के बीच में कई बार मानसिक तनाव रहता है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह का हमारा दाम्पत्य जीवन रहे। वसंत को मैं कितना ही बोलूंगी, कितना ही समझाऊंगी, लेकिन वसंत अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाता है। और मैं भी अब जानने लगी कि कुछ आदतें कभी छूटती नहीं है, और इसीलिए मैं अब खुद को बदलना चाहती हूँ। इस तरह से यहाँ पर वह अपने आप के एक नए रूप को लेकर हमारे सामने आती है। लड़कियां जो सखियां है वो चली भी जाती है, और एकांकी के अंत में हम देखते हैं मित्रों कि मधु ने जो परिवर्तन किया है वो कितना और कहाँ तक चला है। वसंत आखिर अपना टूर पूरा करके वापस घर पे आया है, और वापस घर पे आता है जैसे ही तो वो देखता है घर का रूप, तो वो खुश हो जाता है। क्या बात है, पूरी तरह से बदल गया है घर का रूप। क्योंकि बेडरूम में जो पलंग होना चाहिए वो ड्राइंग रूम में आ गया है, और कई चीज़ों में अस्त व्यस्तता दिखाई देती है। वसंत को अपना माहौल मौसम मिलता है तो अति उत्साह में आता है, कहता है क्या बात है मधु, तुम तो पूरी तरह से बदल गई। और मधु आखिरकार समझाते हैं कि अब तुम और हम एक साथ रहेंगे तो तनाव में कैसे रह सकते हैं। आखिरकार मैंने भी सोचा कि मेरी इन आदतों से तुम तंग आ जाते हो, और इससे हमारे दाम्पत्य में तनाव भी रहता है, और इसीलिए मैंने इसको छोड़ने की बात की। और कहती है कि तुम थक कर आओ, जाओ तुम हाथ पैर मुंह धोकर आओ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। वसंत खुश होता हुआ चला जाता है बाथरूम की ओर, और जैसे वो बाथरूम में से बाहर निकलकर स्वच्छ मुंह को पहुंचने के लिए तौलिया उठाता है, तो वो पुराना तौलिया लेकर जैसे उठाता है, मुंह साफ करने जा रहे, तुरंत वहां मधु देख रही थी खड़ी खड़ी, वो आकर तुरंत टोकती और कहती है कि ये क्या, तुम्हारा नया तौलिया रखा है वो लो। और वहां पर फिर से वसंत कहता है कि आखिर तुम बदली नहीं, और वो इतना कहकर चली जाती है। एकांकी यहाँ समाप्त होती है। मित्रों, ये एकांकी जहाँ पर पाश्चात्य जीवन शैली को लेकर व्यंग्य किया गया है, और ये आप लोगों की समझ में आया भी होगा। मित्रों, खुद एकांकी की जो बात अभी मैं कर रहा हूँ वही बात आगे दोहरा रहा हूँ कि तुल्य एकांकी में जो बात मैंने बताया कि किस तरह से एकांकीकार ने वसंत और मधु के जीवन को लेकर बात की है। इस एकांकी में आधुनिक शिष्टाचार की कृत्रिमता को दर्शाया गया है, जिसके चलते मधु खुलकर हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती, यहाँ तक कि अपने पति वसंत के जीवन में भी उसने इस व्यवहार से घुटन पैदा कर दी है। एकांकी का संदेश भी यही है कि पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण हमारे लिए उपयुक्त नहीं, यह हमारी नैसर्गिक प्रवृत्तियों पर आघात कर जीवन को विषम बना देता है। तो इस बात की ओर लेखक ले जाना चाहते थे, और वही बात यहाँ पर प्रस्तुत की है लेखक ने बहुत सटीक रूप में। मैं आपको बता रहा था कि वसंत बिल्कुल खुलेपन का व्यक्ति है, और मधु जिस तरह से रहती है। मित्रों, आप समाज में कई ऐसे लोगों को देखते होंगे कि जो लोग एक आधुनिक शिष्टाचार को लेकर जीते हैं, और वो लोग इस तरह से जीवन को जीने की कोशिश में लगे रहते हैं जो उनका अपना जीवन नहीं है, जो उनकी ओरिजिनलिटी नहीं है। उन्होंने उस ओरिजिनलिटी को छिपा दिया है, दबा दिया है शिष्टाचार की कृत्रिमता के पर्दे में, और इसीलिए वो लोग खुलकर हंस नहीं सकते, खुलकर बोल नहीं सकते। और यही बात हम मधु में देखते हैं। कहते हैं कि अगर खुलकर हंसने वाले लोगों को आप देखते हैं तो आप उन लोगों को देखकर खुद खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, कितना जोरदार हंसी है। कई लोग हंसते हैं तो भी खुलकर नहीं हंसते, यानी मुंह खुलाकर नहीं हंसते, फटफटी ऐसी हंसी होती है कि बिल्कुल थोड़े से मुंह को खोलकर हंसते हैं। जिंदगी में मित्रों, हास्य ही एक ऐसा टॉनिक है जो आपको बहुत सारे दुखों से दूर करता है। इसलिए जब भी हंसो खुलकर अट्टहास के रूप में हंसो, नहीं कि इस तरह से हंसो
मुस्कुराना, मन मन मुस्कुराना अलग चीज है, लेकिन हंसना तो इस तरह से हंसना कि आपको देखकर लोगों को लगे यार ये बंदा है या ये बंदी है कि जो खुलकर अपने जीवन को जी रही है। कई ऐसे घरों में, खास करके जो सांप्रत समाज जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत पैसे वाले समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, पर बड़प्पन वो नहीं कि जो पाश्चात्य सभ्यता को हावी कर ले। बड़प्पन तो वो है कि वो श्रमिक निम्न वर्ग के लोग को भी गले लगाकर जीवन को जिए। वसंत के लिए बिल्कुल नेचुरल जीवन यही है, क्योंकि हम खुद हमारे आसपास में भी देखते हैं कि वो शिष्टाचार जरूर होना चाहिए शिष्टाचार जीवन में, लेकिन हमारी रूटीन जिंदगी में आ जाएगा तो वो हम लोगों की पहचान को गवा देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मधु अपना खुद का जीवन नहीं जी रही है, उसने ऐसा जीवन जीने के लिए एक अलग जीवन को बना लिया है, और वो अलग जीवन ऐसा है कि जिसमें वो ठीक तरह से हंस भी नहीं सकती है, न बोल सकती है, और वो जीवन वो खुद अपने पति पर भी थोपना चाहती है कि तुम भी इसी तरह से रहो, तुम भी इसी तरह से जीवन को व्यतीत करो। और लेखक एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्व यही बात पर हमें बताना चाहते हैं कि एक प्रकार से एक सीमा तक ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन उस सीमा के बाद वो चीजें हमें हैरान परेशान कर देती है। और ऐसे कई विषय पर आपने फिल्में भी देखी है। तो यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण नहीं पर अंधा अनुकरण हो रहा है, और इसीलिए लेखक उस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि जब वसंत बनारस में था, वहां से आने में उसको काफी दिन लग गए थे। उसने उस समय का माहौल मोबाइल का युग नहीं था जब लेखक ने एकांकी लिखी। तो उसने एक खत लिखा था, मैं आपको खास से बताना चाहता हूँ क्यों मधु में जो परिवर्तन आया, क्यों आया। तो वसंत पत्र लिखता है, उसमें मात्र वही वाक्य है कि तुम कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, यहाँ पर बहुत काम है, और आगे मैं जब आऊंगा वहां पर तब तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, बस, और कोई बात नहीं थी। ये पत्र पढ़कर मधु को मन में थोड़ा सा अलग भाव आ गया कि वसंत ने मेरे लिए एक भी अच्छा वाक्य नहीं लिखा, न प्रेम का एक शब्द लिखा। उसको अंदर से हिला देता है खत। कारण है क्योंकि वसंत ने उसकी चिंता में कोई चीज नहीं लिखी थी, उसने मात्र परिस्थिति की बात कर दी थी। तब जाकर मधु को लगता है कि वसंत को मेरे प्रति कोई प्रेम अब नहीं रहा है, इसलिए वो थोड़ी सी डर गई। वो अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने की कोशिश करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि वह अपने दाम्पत्य जीवन को संभालना चाहती है, और आगे हम देखते हैं कि सेकंड जो पार्ट शुरू होता है वहां पर उसने कई बातों में ये बात रख दी है कि उसके घर आती हुई सहेलियों को भी वो टोकती नहीं है। वो खुद अपनी जो नौकरानी उससे भी कहती है कि क्या मैं इतनी रूठ हो गई थी कि लोग मुझसे तंग आ गए थे, अब मैं ये सब छोड़ दूंगी। तो ये क्या बता रहा है कि उसको एहसास तो हुआ है कि वो हर चीज में अतिरेक करने लगी थी, और इसीलिए वसंत को घर आने की कोई जल्दी भी नहीं दिखाई देती है। वो आराम से बाहर रहकर काम करता है। पत्नी को लगता है कि ये तो गलत हो रहा है, और इसलिए वह परिवर्तन करना चाहती है, और इसीलिए वह घर में जो स्वच्छता की अति आग्रही थी उसमें थोड़ी कटौती दिखाई देती है। अब वह शिष्टाचार के रूप में जो चीजें जहां होनी चाहिए वो नहीं है। हम देखते हैं कि घर में बसंत का फोन अब सिरहाने पर भी पड़ा है, अस्त व्यस्त जो चाय के प्याले होने चाहिए वो भी दिखते हैं, जो अखबार के पन्ने हैं वो भी ऐसे सिपाही पर दिखाई देते, नहीं तो पहले ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती। तो ये चीजें आना, उसके पीछे एक ही कारण था, मधु जान गई थी कि वसंत को मेरे प्रति जो संवेदना प्रेम होना चाहिए वो अब नहीं रहा।
कोई भी पत्नी ये बात सहन नहीं कर सकती है कि पति उसका इस तरह से दूर हो। और मधु भी ये चाहती है कि जब वसंत वापिस आए तो उसको मेरा बदला हुआ रूप दिखाई देना चाहिए। और हम मित्रों देखते हैं यहाँ पर कि वसंत जब आता है तो उसको आश्चर्य होता है। वो देखता है कि सिरहा ने टेलीफोन आ गया है, टेलीफोन के लिए उसको उठकर दूर जाने की जरूरत नहीं। वो ये बदलाव देखकर खुश होता है, लेकिन लेखक तो हमें उस ओर ले जाना चाहते हैं ना। इसीलिए अंतिम जो दृश्य है वहां पर हम आकर रुकते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि वसंत तो गीत गाता हुआ बाथरूम से जब बाहर निकलता है और वो तौलिया जो पहले से रखा था, जो उनकी सहेलियों ने उससे हाथ पोछे थे, उसी को लेकर जब वो हाथ पोछता है तभी आकर वो टोकती है मधु और कहती है कि ये तौलिया तो मेला है, अभी मेरी सहेलियों ने उससे हाथ पोछे, तुम्हारा नया तौलिया ले लो ना तुम। और तब जाकर वसंत को गुस्सा भी आता है कि तुम नहीं बदलोगी, कभी तुम नहीं बदलोगी। और वो कहता भी तुम बहुत अच्छी, लेकिन अब फिर से वो कहने लगता है कि तुम वही की वही रहोगी। और यहाँ पर एकांकी समाप्त होती है मित्रों ये उद्देश्य के साथ। और आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, इसलिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। और आगे मैं और आपकी जो एकांकी का भाग है सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर रचित, उसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। आप लोग इसे फिर से दोबारा तिबारा जितनी बार इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह से कथा के सारांश को सुने। और मैं चाहूँ कि आप इसके आधार पर खुद लिखना शुरू करें तो एक अच्छी नोट्स बनती है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असाइनमेंट के रूप में भी हम आपसे मांगने वाले हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर बन गया, तौली एकांकी का कथा साफ। तौली एकांकी के कथानक पर प्रकाश डालते हुए उसके उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। इस तरह से दो प्रश्न यहाँ पर अभी बन रहे हैं। अब मैं आज्ञा लूँ आपसे, बाय बाय, और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।